दोस्तों, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारने के लिए इजराइल ने एक खतरनाक बम लेबनान पर छोड़ा था, लेकिन फटा ही नहीं, जिसको लेकर अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है और अमेरिका ने लेबनान से अपने खतरनाक बम तुरंत लौटाने की मांग कर रहा है। जानेंगे किस बात का डर अमेरिका को सता रहा है। रूस चीन का खतरा क्यों? वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और मादुरो के बीच हुई फोन कॉल ने दुनिया की राजनीति में तूफान ला दिया। ट्रंप ने मादुरो को साफ साफ कहा, इस्तीफा दो और देश छोड़ दो। वेनेजुएला ने इसे सीधा दखल अंदाजी बता दिया। और सबसे खास खबर, यूरोपीय देश पोलैंड का सोपोट शहर अब इजराइल से रिश्ता तोड़ दिया है। कहा, गाजा में हो रहा नरसंहार बर्दाश्त नहीं। और साथ में आपको बताएंगे, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कजाकिस्तान पर यूक्रेन ने कर दिया हमला। इसके बाद कजाकिस्तान का गुस्सा फूट पड़ा है। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका ने लेबनान सरकार से तुरंत एक खतरनाक GBU-39 बम वापस करने की मांग की है, जिसे इजराइल ने बेरूत पर दागा था, लेकिन वो फटा नहीं। ये जानकारी इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। इजराइल के जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ये बम कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के बड़े सैन्य कमांडर हैथम अली अल तबातबाई को निशाना बनाने वाली इजरायली हवाई हमले में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन किसी कारण से यह नहीं फटा और वहीं ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। लेबनानी रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि यह बम रूस या चीन के हाथ लग सकता है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल की गई तकनीक बेहद एडवांस और सेंसिटिव है। इजरायली अखबार मारीब ने बताया कि यह बम एक स्मार्ट ग्लाइड बम है, जिसका नाम है GBU-39B। इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है और इजरायली वायुसेना ने इसे उसी हमले में इस्तेमाल किया था जिसमें तबातबाई मारा गया। रिपोर्ट के मुताबिक बम लॉन्च हुआ, लेकिन किसी तकनीकी वजह से फटा नहीं और लगभग सही हालत में हमले की जगह पर पड़ा मिला। इससे वाशिंगटन में खलबली मच गई कि कहीं रूस या चीन इसका टेक्निकल मॉडल हासिल करके इसकी गाइडेंस सिस्टम और विस्फोटक तकनीक का अध्ययन न कर लें। मारीब के मुताबिक इस बम में बहुत शक्तिशाली वारहेड, उन्नत गाइडेंस सिस्टम और ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रूस और चीन के पास अभी नहीं है। इसी वजह से अमेरिका इसे वापस लेना अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता मान रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि इसी हमले में तबातबाई और उसके 4 साथी शहीद हो गए थे। अब तक लेबनान या अमेरिका की तरफ से इन रिपोर्ट्स पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों, आप जानते हैं GBU-39 बम क्या है? बता दें कि GBU-39 अमेरिका का बनाया हुआ एयर टू ग्राउंड स्मार्ट बम है। इसे 1990 के दशक के आखिर में बनाया गया और 2000 के शुरुआती सालों में इस्तेमाल शुरू हुआ। इसे बोइंग कंपनी बनाती है। इसे सुरक्षित बम भी कहा जाता है, क्योंकि यह सीधे टारगेट के अंदर घुसकर फटता है, जिससे आसपास कम नुकसान होता है। छोटा दिखने वाला यह बम दिखने में एक छोटी मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन इसकी ताकत काफी ज्यादा है। यह खास तौर पर इन जगहों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। मजबूत ठिकाने, अंडरग्राउंड बंकर, कंक्रीट के गोदाम और घनी आबादी में मौजूद हाई वैल्यू टारगेट। इसका वजन करीब 113 किलो और लंबाई लगभग 1.8 मीटर है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका की अखबार मायामी हेराल्ड ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते फोन पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से कहा कि तुरंत इस्तीफा दो और देश छोड़ दो। अखबार ने रविवार को बताया कि ट्रंप और मादुरो की फोन कॉल ज्यादा देर चली भी नहीं, बातचीत अचानक खत्म हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो ने ट्रंप से मांग की कि अगर वेनेजुएला में फ्री इलेक्शन होने हैं तो बदले में अमेरिका यह सुनिश्चित करे कि वेनेजुएला की फौज पर मादुरो की पकड़ बनी रहे। लेकिन वाशिंगटन ने इसे साफ मना कर दिया, क्योंकि इससे वेनेजुएला में शैडो गवर्नमेंट जैसी स्थिति बन सकती थी। सूत्रों का दावा है कि मादुरो ने अपने और अपने करीबियों के खिलाफ दुनिया भर में पूरी माफी भी मांगी, उन गुनाहों के लिए जिनका उन पर आरोप लगाया जाता है। ट्रंप ने यह भी ठुकरा दिया और कहा कि मादुरो, उनकी पत्नी और उनके बेटे को सुरक्षित रास्ता दिया जा सकता है, बस वो तुरंत देश छोड़ दें। दूसरी ओर ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की पुष्टि तो की कि कॉल हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैं नहीं बता सकता कॉल अच्छी थी या बुरी, बस एक फोन कॉल थी। इसी दौरान वेनेजुएला ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराई।
कारण ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर का एयर स्पेस बंद करने का ऐलान कर दिया। काराकस सरकार का कहना है कि यह कदम उनकी संप्रभुता पर हमला है। वेनेजुएला के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा कि अमेरिका यह कदम उठाकर बिना सबूत के विदेशी दखल कर रहा है और इससे सिविल एविएशन की सुरक्षा को खतरा है। वहीं वेनेजुएला से आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार ने ओपेक को पत्र लिखा है जिसमें अमेरिका की सैन्य हलचल को ऊर्जा बाजार की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। वेनेजुएला का कहना है कि वो अपने प्राकृतिक ऊर्जा संसाधनों की हर कीमत पर रक्षा करेगा और किसी धमकी में नहीं आएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोलैंड का समुद्री शहर सोपोट अब इजरायल के शहर अश्कलोन के साथ अपना रिश्ता खत्म कर चुका है। यह रिश्ता दोनों शहरों के बीच दोस्ती और सहयोग दिखाने वाला ट्विन सिटी समझौता था, लेकिन गाजा में हो रही बड़ी तबाही और आम लोगों की मौतों को देखते हुए सोपोट ने आखिरकार यह संबंध तोड़ दिया। सोपोट ऐसा करने वाला पोलैंड का पहला शहर बन गया है जिसने खुलकर कहा कि वो गाजा में हो रही हिंसा को स्वीकार नहीं कर सकता। रविवार को इजरायली अखबार यदिओत अहरोनोत ने इस फैसले की जानकारी दी। यह फैसला 32 साल पुराने रिश्ते का अंत है। रिपोर्ट के मुताबिक सोपोट का यह कदम एक कड़ा राजनीतिक विरोध माना जा रहा है जो शहर के नारे सोपोट मानवाधिकारों का शहर से मेल खाता है। जारी किया गया आधिकारिक बयान में सोपोट प्रशासन ने कहा है कि 2023 से इजरायल गाजा में बड़े पैमाने पर जातीय सफाई कर रहा है जिसमें अब तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और दसियों हजार लोग मारे गए हैं जिनमें लगभग 20,000 बच्चे शामिल हैं। सोपोट ने साफ कहा कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी इजरायल की सरकार पर है और यह कार्रवाई नरसंहार जैसी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कजाकिस्तान यूक्रेन पर बुरी तरह भड़क गया है क्योंकि यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन हमले ने कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम को भारी नुकसान पहुंचा दिया। यह हमला उस जगह पर हुआ जहां बड़े जहाजों में तेल भरा जाता है, SPM2, और नुकसान इतना ज्यादा है कि पाइपलाइन से तेल निर्यात पूरी तरह रोकना पड़ा। यह कैस्पियन पाइपलाइन समूह रूस, कजाकिस्तान और अमेरिका की कई कंपनियों के साझे से चलता है और यह वही पाइपलाइन है जो कजाकिस्तान के 80% तेल निर्यात और दुनिया की 1% कच्चे तेल सप्लाई संभालती है। तेंगिज, काराचागानक और काशागन जैसे बड़े तेल क्षेत्रों से 1500 किमी दूर ब्रेक्सी टर्मिनल तक तेल इसी से जाता है। यह रुकावट कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। कजाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि यह इस साल यूक्रेन का तीसरा ड्रोन हमला है। मंत्रालय ने बताया कि यह टर्मिनल पूरी तरह नागरिक सुविधा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुरक्षित माना जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे हमले हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यूक्रेन को इन्हें रोकना चाहिए। वहीं यूक्रेन की तरफ से इस बार भी कोई बयान नहीं आया। वो पहले भी रूस के रिफाइनरी, पाइपलाइन और टर्मिनल पर हमले कर चुका है, ये कहकर कि ये ढांचे रूस की युद्ध क्षमता बढ़ाते हैं। जबकि दूसरी तरफ रूस का आरोप है कि यूक्रेन पश्चिमी खुफिया मदद से रूस के अंदर ऐसे हमलों को अंजाम दे रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब ब्लैक सी में ड्रोन अटैक लगातार बढ़ रहे हैं और यूक्रेन रूस की कमाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।